मैं 7 साल का था जब पापा की मौत के बाद दादी ने माँ का हाथ पकड़कर उनको घर से बाहर निकाल दिया। नाना ने भी माँ को घर में जगह नहीं दी। अब हम दोनों माँ बेटा सड़क के किनारे बैठे हुए थे। गुजरते वक्त के साथ साथ ये सवाल भी मेरे दिमाग में पलता रहा कि आखिर हर कोई मेरी माँ से नफरत क्यों करता है। और फिर जब माँ बूढ़ी हो गई, उनकी मौत का वक्त करीब आया, तो उन्होंने एक छोटा सा संदूक मेरे हवाले कर दिया कि मेरी मौत के बाद इसको खोलना। माँ की मौत के बाद जब मैंने वो संदूक खोला तो मुझे समझ आया कि हर कोई उनसे नफरत क्यों करता था, क्योंकि वो तो मेरा नाम ईशान है। मैं कमरे में बैठा हुआ अपनी किताब देख रहा था जब अचानक से मेरे कान में दादी की आवाज़ गूंज गई थी कि मैं तुझे यहाँ किसी कीमत पर नहीं रहने दूंगी। तूने मेरे घर को समझ के रखा है, कल मुँह ही निकल जा यहाँ से। ले अपने इस नाजायज़ औलाद को लेकर और जा यहाँ से। मैं फौरन से बेचैन होकर कमरे से बाहर आया था। मेरी मम्मी दादी के कदमों में बैठी हुई थी और बहुत बुरी तरह से रो रही थी। अभी मैं कुछ समझता उससे पहले ही दादी ने अचानक से मेरी माँ के कंधे पर जोरदार लात मारी थी और उनके बालों को सख्ती से जकड़कर बोली कि मैंने कह दिया ना, नहीं रखूंगी। अब अपने बेटे के मुंह पर तो तुम्हें यहाँ रहने की इजाज़त दी थी, पर तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम्हें इस घर में जगह दी जाए। निकल जाओ यहाँ से, ये हुक्म है मेरा, वरना तुम और मैं तुम्हारे बेटे को पुलिस के हवाले कर दूंगी। तुम अभी मेरी हकीकत को जानती नहीं हो। जबकि मेरी मम्मी रोते हुए बोली कि ऐसी बात नहीं है, आपका पोता नाजायज़ औलाद नहीं है, वो आपके बेटे की ही औलाद है। ऐसा मत करिए, आप लोगों के सिवा मेरा कोई भी नहीं है। मैं सारी जिंदगी यहाँ पर नौकरानी बनकर गुजार दूंगी, लेकिन ऐसा जुल्म मत करिए। ऊपर वाले के वास्ते मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। जबकि मेरी दादी एक बार फिर से चीखते हुए बोली कि मेरे सामने ये बेकार की बातें मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उठो और जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को यहाँ पर नहीं रहने दूंगी। ये बात अच्छी तरह से अपने दिमाग में बैठा लो। क्यों नहीं सुन रही हो मेरी बात? बहरी हो गई हो क्या? जबकि मैं अपने 7 साल के दिमाग के साथ अपनी माँ के साथ होती हुई इस बदसलूकी को देख रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। मेरे पापा को मरे हुए आज सिर्फ तीसरा ही दिन था और जो सुलूक मेरी दादी मम्मी के साथ कर रही थी, वो देखकर मेरा कलेजा फटने के करीब था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। कहने को इस उम्र के बच्चे इन बातों से घबरा जाते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं, लेकिन मुझे तकलीफ हो रही थी। ऐसा लगता था कि जैसे मेरा दिल कोई मुट्ठी में लेकर मसल रहा हो। अचानक से दूसरे कमरे से मेरे चाचा बाहर आए। उनका चेहरा लाल हो रहा था। उन्होंने गुस्से से मेरी माँ का बाजू पकड़ लिया था और उनको खड़ा करते हुए बोले कि मैं आपकी इज्जत कर रहा था, क्योंकि आप मेरी भाभी हैं, मेरे भाई की पत्नी रह चुकी हैं। लेकिन आपको इज्जत की जुबान समझ ही नहीं आ रही, तो बेहतर है कि आपके साथ वही बर्ताव किया जाए जिसकी आप लायक हैं। निकल जाइए अपने बेटे को लेकर, आपकी यहाँ पर किसी को भी ज़रूरत नहीं है। ये कहते ही उन्होंने मेरी माँ को दरवाजे की तरफ धकेल दिया था। वक्त रहते मम्मी ने खुद को संभाल लिया, वरना उनका सर बुरी तरह से दीवार पर लगकर खूनम खून हो जाता। मैं तड़प कर अपनी माँ के पास पहुँचा था, जबकि मेरी माँ मुझे देखते हुए बोली कि बस खामोश हो जाओ, रो मत, अपने चाचा के पास जाओ, वो मुझे निकाल रहे हैं, तुम्हें नहीं। मैं तुम्हें कहाँ पर लेकर जाऊँगी? मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद है ही, पर तुम अपना कल बेहतर बनाओ। जाओ अपने चाचा और दादी के पास। जब अचानक से मेरी दादी मुझे देखते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता है कि हम इस नाजायज़ औलाद को अपने घर में पालेंगे? मेरा बेटा तुम्हारे बच्चे से प्यार करता था, लेकिन हम नहीं। यह हमारे लिए एक नाजायज़ है। जाओ यहाँ से, वरना आज तुम्हारी सारी सच्चाई तुम्हारे इस बेटे के सामने खोलकर रख दूंगी। फिर तुम कभी इसको भी अपना मुंह नहीं दिखा पाओगी। मेरी माँ रोते हुए बोली, अच्छा, मुझे मेरा सामान समेटने तो दे। मैं अपने कपड़े और कुछ ज़रूरी सामान लेना चाहती हूँ। इस तरह से मुझे खाली हाथ तो नहीं निकालिए। मेरे पास कुछ भी नहीं है। कुछ लम्हे तक मेरी दादी मुझे घूरती रही थी और फिर बोली कि जाओ, सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा है तुम्हारे पास, सामान समेट लो और निकल जाओ यहाँ से। अपने दिमाग में आज एक बात अच्छी तरह से बिठा लेना, इस घर से अब तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं रहा। सब कुछ खत्म हो चुका है। ये बेटा तुम्हारा है, मेरे बेटे का नहीं था। हम इस बात को जानते हैं और ये बात अब तुम भी पहचान लो। ये कहकर मेरी दादी अपने कमरे में चली गई थी, जबकि मेरी माँ रोते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। मैंने अपने चाचा को देखा था, जिनकी आंखों में से आंसू बह रहे थे। कुछ सोचकर मैं उनके पास गया
और उनका हाथ पकड़कर नरम आवाज में बोला, चाचा जी, क्या हुआ है? दादी मम्मी पर क्यों गुस्सा कर रही हैं? हम कहाँ पर जाएंगे? मैं आप लोगों को छोड़कर नहीं जाना चाहता। मैं आप सबसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं कुछ और कहता, उससे पहले ही मेरे चाचा ने मेरे सर पर हाथ रखा था और मेरे चेहरे को अपनी नज़रों में बसाए हुए बोले, मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हें यहाँ से जाना होगा। बस इतना समझ लो कि तुम्हारा बाप जो इस दुनिया में नहीं रहा, वो बहुत अच्छा इंसान था और हम अच्छे लोग नहीं हैं। तुम्हारी माँ सबसे बुरी है। हाँ, लेकिन उसका साथ नहीं छोड़ना। बहुत तकलीफ बर्दाश्त करके उसने तुम्हें पैदा किया था। तुम पैदा नहीं हो रहे थे, उसकी बहुत हालत खराब हो गई, लेकिन वो आखिरी हद तक लड़ती रही थी। तुम्हारे लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया और तुम सबके लिए अपनी माँ को नहीं छोड़ना। मेरी बात समझ रहे हो ना? उनकी बात सुनकर न जाने क्यों मेरी आंखों से आंसू निकल गए। वो ये कहकर अपने कमरे में बंद हो चुके थे। मेरा दिल बहुत अजीब सा हो रहा था। एक 7 साल का बच्चा जिसको अभी दुनिया की समझ ही नहीं थी, लेकिन हालात का अंदाजा लेते हुए मुझे अंदर ही अंदर घुटन हो रही थी। मेरा दिल चाह रहा था मैं चीख चीख कर रो पड़ूं और सबको बताऊं, मैं आप लोगों को नहीं छोड़ना चाहता, मुझे यहाँ से मत निकालिए। लेकिन मैं किसी के सामने कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। मुझे चुप लग गई थी। वक्त का काम है गुजर जाना, और वो गुजरता जा रहा था। आधे घंटे के बाद मम्मी 2 बैग लिए हुए बाहर आ गई थी। यकीनन एक में मेरा सामान था और दूसरे में उनका। मेरे करीब आकर उन्होंने अचानक से मुझे अपने गले से लगा लिया। वो मेरी आंखों में देखते हुए बोली कि अपने आप में हौसला पैदा करो। अगर हमें कोई निकाल रहा है तो हमें हिम्मत करनी होगी, इस तरह टूटना नहीं है। अभी नाना के घर चलते हैं, फिर वहां से कोई बंदोबस्त कर लेंगे। तुम्हारी माँ के पास बहुत हुनर है बेटा, वो तुम्हें पढ़ाई भी करवाएगी और तुम्हारा पेट भी पालेगी। आ जाओ। ये कहकर वो मुझे घर से ले आई थी। मेरा दिल किया कि मैं एक बार अपनी दादी को बाय बोल दूं, अपने बीमार दादा के गले से लग जाऊं, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हुई थी। दिल इतना अजीब सा हो रहा था कि मैंने उस घर को पलटकर भी नहीं देखा। चाचा की बातें मेरे कानों में गूंज रही थी। सबके लिए अपनी माँ को कभी मत छोड़ना, और मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता था। आखिरी दिनों में पापा ने भी मुझसे यही बोला था, तुम्हारी जिंदगी में किसी भी तरह का पहलू आए, कुछ भी हालात हों और तुम्हें ऐसा लगे कि दुनिया ठीक है, तुम्हारी माँ गलत है, तुम पूरी दुनिया को गलत कहकर बस अपनी माँ का साथ देना, अपनी माँ को किसी कीमत पर नहीं छोड़ना। उसकी आंखों से आंसू निकालने वाले हर इंसान से हिसाब लेना। मैं अपनी पत्नी तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ, उसको तकलीफ मत होने देना। वो बीमारी में भी माँ के लिए हद से ज्यादा पागल थे। उनके पागलपन की वजह से मेरी दादी खामोश रहती थी, लेकिन जब उनके मरने के तीसरे दिन ही मेरी दादी ने मेरी माँ के साथ जो सलूक किया, वो मैं जिंदगी भर भूलने वाला नहीं था। मम्मी ने फौरन से ही एक रिक्शा रोका और हम दोनों उसमें सवार हो गए। नाना के घर की तरफ रवाना हुए। दिल की धड़कन बहुत तेज हो रही थी, लेकिन मैंने खुद को हर कीमत पर संभाल लिया और एक लंबा सफर तय करके हम नाना के घर पहुंच गए थे। रिक्शे का किराया वगैरह देकर मम्मी मुझे सीधा नाना जी के घर पर ले आई थी। पापा की जिंदगी में इस तरफ हम बहुत ही कम आया करते थे, सिर्फ और सिर्फ पापा के साथ। 1 घंटा या फिर मुश्किल से 2 घंटा, उससे ज्यादा हम यहाँ पर ठहरना ठीक नहीं समझते थे। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नानी ही मुझे प्यार करती थी। बाकी मेरी माँ, मामा, नाना कोई मेरी सूरत देखना भी अच्छा नहीं समझते थे। अक्सर मैं ये सवाल अपनी माँ से और अपने पापा से भी पूछता था कि ये सब मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। हालांकि मैंने सुन रखा है कि नाना नानी बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मेरे ननिहाल वाले ऐसे क्यों हैं। लेकिन मेरे मम्मी पापा के मुंह में जुबान नहीं होती थी। वो बस मुझे इतना कहकर खामोश करवा देते कि उनके घर में पहले ही बहुत बच्चे हैं, इसलिए उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता और बेहतर है कि तुम खुद को इन चीज़ों पर ध्यान देने से रोक लो। दरवाजे पर मम्मी ने दस्तक दी तो दरवाज़ा मेरी छोटी मामी ने खोला। मेरी मम्मी ने फौरन से आगे बढ़कर उनको गले से लगाने की कोशिश की तो वो फौरन से पीछे हट गईं और मम्मी को देखते हुए बहुत बुरे लहजे में बोली कि यहाँ पर क्यों आई हो आप? हद है, पति के मरने के बाद यहाँ चली आई, पता नहीं कैसी औरत हैं आप। ये कहकर वो अंदर चली गई थी, जबकि मैंने मम्मी का चेहरा देखा जो सब्र का घूंट पीते हुए लाल हो गया था। कुछ लम्हे के बाद मेरे मामा जी बाहर आए और मेरी मम्मी को देखते हुए बोले कि यहाँ पर क्या लेने के लिए आई हो, वो भी सामान के साथ? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हें घर में रहने की इजाज़त देंगे? कि मेरी मम्मी फौरन से बोली,
मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी, लेकिन मुझे कुछ दिन की मोहलत चाहिए। मैं अपना घर ढूंढ लूंगी। मैं तो तुम्हारी बहन हूँ, कुछ तो ख्याल करो। मामा और कुछ कहते इससे पहले ही मेरी नानी आ गई थी और तड़प कर मेरी मम्मी से मिली थी। मेरे चेहरे पर उनको देखते ही मुस्कुराहट आ गई। मैं अभी फौरन उनकी तरफ जाता, जब अचानक से कमरे से मेरे नाना जी बाहर आए और मम्मी को बुरी तरह से पीछे की तरफ धकेल दिया। वक्त रहते मम्मी ने खुद को संभाल लिया, वरना वो जमीन पर गिर जाती। मेरे नाना जी मम्मी को देखते हुए बोले कि तुम्हें इज्जत की जुबान समझ नहीं आ रही। मेरी बहू ने क्या बोला है? जाओ यहाँ से। क्यों मुंह उठाकर यहाँ पर आ गई हो? मेरी मम्मी फौरन से उनके आगे हाथ जोड़कर बोली, ऐसा मत करिए पापा, मैं आपकी बेटी हूँ, लेकिन मैं अब दोबारा से ऐसा कोई काम नहीं करूँगी। पर मेरे साथ ऐसा मत करिए। मेरा छोटा सा बच्चा है। ऊपर वाले के लिए पापा प्लीज़ मेरा दर्द समझ लीजिए। मेरे पास अभी रहने के लिए कोई जगह नहीं है। मुझे यहाँ पर सिर्फ 1 हफ्ता रहने दीजिए। मैं यहाँ रहकर अपने लिए कोई जगह ढूंढ लूँगी और मैं वादा करती हूँ मैं कभी भी आप लोगों के पास कुछ मांगने नहीं आऊँगी। पापा प्लीज़ मेरी तकलीफ समझ लीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ। जबकि मेरे नाना बोले, इस घर में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पति की वजह से आने दिया जाता था और वो मर चुका है, तो तुम्हारे लिए हर दरवाज़ा बंद है। तुम मेरी औलाद ज़रूर हो, तुम्हारी तकलीफ मेरी तकलीफ है, लेकिन जो तकलीफ़ें तुमने मुझे दी हैं मैं मरकर भी भूल नहीं सकता। इसलिए बेहतर होगा कि यहाँ से चली जाओ। मैं तुम्हारे बच्चे के सामने कुछ नहीं कहना चाहता। अगर मैंने अपना मुंह खोल दिया तो तुम इसको मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहोगी। जबकि मेरी माँ एक बार फिर से रोते हुए बोली कि पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? मैं गिड़गिड़ा रही हूँ आपके सामने, ऐसा मत करिए। मेरी सास ने मुझे निकाल दिया, आप मेरे अपने हैं। मैं हाथ जोड़ रही हूँ आपके आगे, प्लीज़ पापा। मेरे नाना अचानक मेरी माँ के करीब आए थे और उनकी कलाई पकड़कर बोले कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है मेरी जिंदगी में। तुम रोड पर भी रो रही होगी, तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं वो वक्त नहीं भूल सकता जब मैं उस जगह खड़ा हुआ था जहाँ पर तुम हो। मैंने भी बहुत मिन्नतें की थी, लेकिन तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। तुम्हारी यही सज़ा है कि तुम दर दर की ठोकरें खाओ और तुम्हें कोई सर छुपाने की जगह नहीं मिले और ये नाजायज़ औलाद तुम्हारे साथ इसी तरह से बर्बाद हो जाए। ये कहते ही नाना ने मम्मी को गली में धकेल दिया। सामान उठाकर उन्होंने बुरी तरह से गली में फेंका था। मुझे भी निकालने लगे थे, पर मैं खुद ही खामोशी से बाहर चला गया और उन्होंने हमारे मुंह पर दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया था। मैं अपनी माँ के पास बैठा हुआ बुरी तरह से रो पड़ा। उनके हाथ में अच्छी खासी चोट आई थी। वहाँ से आते जाते लोग गुजरते हुए हमें देख रहे थे। मेरी माँ कुछ देर तक ज़मीन पर ही बैठी रोती रही और फिर उठकर उन्होंने अपने बैग संभाले थे और मेरे चेहरे पर प्यार करते हुए बोली कि नहीं मेरे बच्चे, इस तरह नहीं रोते। ये दुनिया बहुत जालिम है। तुम क्यों इस तरह से रोकर अपने आप को बर्बाद कर रहे हो? किसी के लिए आंसू मत बहाओ। मैं हूं ना तुम्हारे लिए, तुम्हारी ढाल बनकर जीऊंगी। चाहे अपना आप बर्बाद कर दूंगी, लेकिन तुम्हें खुशियां दूंगी। मेरे पापा की बात कभी सच नहीं होगी। मैं तुम्हें बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैं अभी जिंदा हूँ। ये कहते ही उन्होंने गली में मुझे गले से लगा लिया था। उनकी तकलीफ को देखकर न जाने क्यों मेरी आंखों से भी आंसू निकल आए, पर मैंने खुद को संभाले रखा था। हम दोनों माँ बेटे सामान लिए हुए अब मेन रोड पर आ गए थे। मेरी माँ गुजरती गाड़ियों को देखते हुए तकलीफ से बोली कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अब हम कहाँ पर जाएंगे? तुम्हारी दादी का घर और तुम्हारे नाना का घर, दोनों दरवाजे हम पर बंद कर दिए गए। मैं क्या करूं? कुछ देर तक वो खामोशी से गुजरती गाड़ियों को देखती रही और फिर मुझे देखते हुए बोली, किसी मंदिर चलते हैं, वहां पर कुछ टाइम ठहर जाएंगे। तेरे पापा भी ऊपर से देख रहे होंगे कि उनके जाने के बाद ये दुनिया हम पर कितने जुल्म कर रही है, हमारे लिए कितनी तकलीफ भर रही है। जबकि मेरे नन्हे से दिमाग पर सिर्फ एक ही बात सवार हो रही थी कि आखिर मेरी माँ ने ऐसा क्या किया है जो मेरे नाना और मेरी दादी इस तरह से बर्ताव कर रहे हैं। अगर मेरी माँ गलत है तो मेरे पापा उनका साथ क्यों देते थे, उनसे इतना प्यार क्यों करते थे? मैंने जब से होश संभाला था अपने पापा को अपनी माँ से प्यार करते हुए देखा था। कभी वे उनके जले हुए हाथ पर मरहम रख रहे होते, तो कभी उनके बालों को अपने हाथों से संवार रहे होते, कभी उनके पाँव दबाते, कभी उनके बदले के बर्तन धो रहे होते। अक्सर मेरी दादी उन पर गुस्सा भी करती थी कि तुम तो जोरू के गुलाम हो, अपनी पत्नी के पल्लू से बंधे हुए हो।
जबकि मेरे पापा हमेशा अपनी माँ की बातें हंसकर बर्दाश्त कर लेते थे। वो मुझसे इतना प्यार करते थे, लेकिन ये सब मेरी माँ के खिलाफ क्यों थे? क्या मेरी माँ गलत है या फिर ये दुनिया? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरी मम्मी ने एक बार फिर से नाना के घर के दरवाजे को देखा और मुझे लिए हुए मंदिर पहुंच गईं। वहां अंदर दाखिल होते हुए मेरी नज़रें सब जगह जा रही थी। वहां पर थोड़े लोग जमा थे जो अपने में ही मगन थे। मैंने सोचा भी नहीं था, न जाने मेरे दिल को क्यों एक लम्हे के लिए कुछ हुआ था कि मेरे पापा इतनी जल्दी हमें छोड़कर क्यों चले गए। ये सोचकर ही मेरी आंखों से आंसू निकल गए थे। आज पूरा दिन मैं बहुत ज़्यादा रोया था, पापा को याद कर करके। अचानक ही मेरी माँ घुटनों के बल जमीन पर ढह गई और फिर जो उन्होंने रोना शुरू किया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी माँ की चीखें पूरे मंदिर में गूंज रही थी। मैं उनको संभालना चाहता था, उनको चुप करवाना चाहता था, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मैं बस मम्मी को देख रहा था। कुछ लम्हे के बाद मेरी माँ ने अपना आंसू से तर चेहरा उठाया और तड़प कर बोली, जैसे वो पापा से बात कर रही हूँ, हरीश, मैं बर्बाद हो गई हूँ। देखिए, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, रहने के लिए जगह नहीं है। ये दुनिया मुझ पर इतने जुल्म कर रही है। हरीश, आप कहाँ पर चले गए? कि आपको रहम नहीं आ रहा अपनी पत्नी पर, मेरे हाल पर? आप बेचैन नहीं हो रहे? आप ऐसे कैसे मुझे अकेला छोड़कर जा सकते हैं? मरने से पहले एक बार मेरे बारे में तो सोच लेते। ये दुनिया मेरे लिए नहीं है, मुझे आपका साथ चाहिए। मैं कैसे सोऊंगी? मेरा तकिया तो आप थे, मेरा सहारा आप थे, मेरा सब कुछ तो आप ही थे। मेरा कुछ भी नहीं बचा, मैं बर्बाद हो गई हूँ। ऊपर वाले के लिए आप वापस आ जाइए, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। हमारा बेटा तबाह हो जाएगा। मेरे पापा ने कहा है कि मेरा बेटा नाजायज़ औलाद है और मेरी तरह तबाह होगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। ये हमारी औलाद है ना हरीश, कुछ करिए। आप अपनी माँ के सपने में आकर उनसे कहिए कि हमें रहने के लिए जगह दे दें। हरीश, ऊपर वाले के लिए मैं बहुत गौर से उन्हें देख रहा था। मम्मी की तकलीफ देखकर न जाने क्यों मुझ में अजीब सी हिम्मत पैदा हो गई थी और मैं अपनी माँ के कंधे पर हाथ रख गया था। कुछ लम्हे तक मैं खामोश रहा और फिर तड़प कर बोला, बस मम्मी खामोश हो जाइए, पापा रो रहे होंगे, वो आपकी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनको आप तकलीफ मत दीजिए। इतना रोकर आप जानती है ना, आपको ज़रा सी तकलीफ होती थी तो पापा तड़प जाते थे। आप चुप हो जाइए, वो आपको देख रहे हैं, वो आपकी बातें सुनकर अंदर ही अंदर बेचैन हो रहे हैं। उनको इतनी तकलीफ मत दीजिए, वो जा चुके हैं। मेरी बात सुनकर मेरी माँ पलट गई और मुझे हैरत से देखने लगी। शायद उनको अंदाज़ा नहीं था कि मैं ऐसे शब्द बोल सकता हूँ। कुछ लम्हों तक वो मुझे खामोश नज़रों से देखती रहीं और फिर अचानक से उन्होंने मुझे अपने गले से लगा लिया और रोते हुए बोली कि ऐसी बातें मत करो, मैं मर जाऊंगी। मैं तुम्हें इतनी कम उम्र में समझदार नहीं करना चाहती थी। तुम बस अपना बचपन जीना, तुम्हारी माँ सब करेगी, झाड़ू लगाएगी, पोछा वगैरह सब करूंगी, लेकिन तुम्हें सुकून की ज़िंदगी दूंगी। फिर तुम्हारी माँ का तुमसे वादा है। काफ़ी देर तक मैं और मेरी माँ रोते रहे थे और फिर हम वहाँ से निकलकर एक कोने में खड़े हो गए। अब मम्मी बेचैनी से चारों तरफ नज़र दौड़ा रही थी। मुझे उनका व्यवहार बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। आखिर वो करना क्या चाहती थी? कुछ लम्हे के बाद वो मुझे देखते हुए बोली, आज जो मैं करने वाली हूँ, बस तुम अपनी आंखें बंद कर लेना। मुझे यकीन है मेरा बेटा मेरी मजबूरी समझेगा। ये करना ज़रूरी है, वरना कहीं के नहीं रहेंगे। ये कहकर उन्होंने अचानक से गाड़ी को रोका था और फिर उसकी खिड़की पर खड़ी होकर कुछ बात करने लगी। मैं बस खामोश नज़रों से उनको ही देख रहा था। कुछ लम्हे के बाद न जाने उस आदमी ने ऐसा क्या बोला था कि मेरी माँ मेरे पास आई और मुझे देखते हुए बोली कि आज की रात का बंदोबस्त हो गया, तुम आ जाओ, सुबह तक हमारा घर हो जाएगा। ठीक है। ये कहकर वो मुझे इस गाड़ी के अंदर बैठा चुकी थी। वो दो आदमी थे जो मेरी माँ को शीशे से लगातार देख रहे थे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या माजरा है। फिर एक लंबे सफ़र के बाद हम एक होटल पहुंचे थे। गाड़ी से उतरकर एक मर्द मम्मी के पास आया और उनको देखते हुए बोला कि हम दो कमरे बुक कर रहे हैं, एक में तुम्हारा बेटा रहेगा और एक में हम। जब मैंने मम्मी को बेचैन नज़रों से देखा था, जो सर झुकाए हुए खड़ी हुई थी, कुछ लम्हे के बाद वो लोग हमारे पास आए और हमें दूसरे फ्लोर पर ले गए थे। मेरी माँ मेरे साथ है, कमरे में दाखिल हुई और मुझे प्यार करते हुए बोली कि बेटा, आपकी मम्मी को उन लोगों से थोड़ा काम है, कुछ देर मुझे उन लोगों के साथ बैठकर कल के मामले पर बात करनी है। यानी कि वो मुझे बताएंगे कि किस तरह से हमें किराए का मकान मिलेगा।
तुम एक काम करो, तुम यहाँ सो जाओ, ठीक है? जबकि मैं फ़ौरन से बोला, मम्मी मुझे अकेला छोड़कर मत जाइए, मुझे डर लगेगा। जबकि वो मेरे सर पर प्यार करते हुए बोली कि अब पापा नहीं है बेटा, हमें हर तरीके से समझौता करना होगा, बस तुम रोना मत और डरना मत, मम्मी है पास में। कुछ देर में शायद तुम्हारे पास खाना आएगा और वो खाना खा लेना, अगर नहीं आए तो बस सो जाना। मैं सुबह अपने बेटे को बहुत अच्छा सा नाश्ता कराऊंगी। ये कहकर मम्मी ने दरवाज़ा बंद कर लिया था और वो चली गई, जबकि मैं खामोश नज़रों से उनकी पीठ देख रहा था। पापा के घर में मेरा कमरा अलग था, मैं वहाँ अलग रह लेता था, लेकिन आज मुझे मेरी माँ की ज़रूरत थी। वो अजनबी मर्द कौन थे, क्या करने के लिए आए थे, उनके बीच क्या बात होनी थी, मुझे कुछ भी पता नहीं था। मैं बस खामोशी से एक तरफ बैठ गया। मुझे मेरे पापा बहुत ज़्यादा याद आ रहे थे। रात के वक्त अक्सर मम्मी मुझे सुला दिया करती थी, लेकिन जिस भी पहर रात के वक्त मेरी आंख खुलती, मेरे पापा मेरे पास बैठे हुए मुझे प्यार कर रहे होते थे। ये सोचते सोचते मैं खामोशी से बिस्तर पर लेट गया। आंखों के किनारे भीगते जा रहे थे, फिर तकिया आंसुओं से कब भीगा और मैं कब नींद की वादियों में चला गया, मुझे पता ही नहीं चला था। अगली सुबह का सूरज रोशन हुआ तो मेरी आंख खुली। मेरे पहलू में ही मुझे मेरी माँ की खुशबू महसूस हुई। मैंने पलटकर देखा तो वो मेरे पास ही सो रही थी। मैं फौरन से चीख चीख कर उनके सीने से लग गया था, जब अचानक से मेरी नज़रें उनके चेहरे पर गईं, जहाँ पर नील का निशान मौजूद था और मम्मी काफ़ी गहरी नींद में सो रही थी। कुछ देर तक मैं उनका चेहरा देखता रहा और फिर जब चुपचाप उठकर खिड़की से बाहर देखने लगा था। हम जिस होटल में ठहरे थे, वो होटल बहुत बड़ा और महंगा मालूम हो रहा था। बाहर मौजूद खूबसूरत हरियाली मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। मैं दिल ही दिल में इरादा बांधते हुए बोला कि ज़िंदगी में अगर कामयाब हुआ तो अपना ऐसा ही एक होटल बनाऊंगा और वहाँ हम जैसे लोगों को जगह दूंगा। अभी कुछ ही देर गुजरी थी जब मम्मी की आहट मुझे अपने पीछे महसूस हुई। मैंने पलटकर देखा तो वो मेरे बराबर ही खड़ी हुई थी। मैं कुछ कहता उससे पहले ही वो प्यार से बोली, क्या हुआ मेरे लाडले बेटे को, क्या देख रहे हो बाहर? मैं उनको देखते हुए बोला, कुछ नहीं, बस सोच रहा था अगर ऊपर वाले ने मुझे बहुत सारे पैसे दिए और मैं बहुत कामयाब इंसान बन गया तो एक ऐसा ही होटल बनाऊंगा और वहाँ आपके जैसे और मेरे जैसे लोगों को रहने की जगह दूंगा। मेरी बात सुनकर मेरी माँ ने मेरे सर पर हाथ रखा था और मुझे देखते हुए बोली, और मैं तुम्हारा ये सपना पूरा करने के लिए अपनी जान लगा दूंगी। हमारे घर का बंदोबस्त हो गया, बस नाश्ता करके हम निकलेंगे। तुम्हारा स्कूल भी वहीं पर होगा और मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हारे लिए अच्छी सी ट्यूशन टीचर भी ढूंढ लूं जो तुम्हें अच्छे तरीके से पढ़ाया करे। सही है ना? मैंने सर हाँ में हिला दिया था। कुछ ही देर के बाद नाश्ते का इंतजाम हो गया। माँ ने अपने हाथों से ही मुझे प्यार से नाश्ता करवाया और फिर हम दोनों होटल से चेकआउट करके निकल गए। मम्मी मुझे एक छोटे से इलाके में लेकर आई थी। वहाँ छोटी छोटी जगह, छोटे छोटे घर, गलियों में खेलते बच्चे। न जाने क्यों मेरा दिल अजीब सी हालत में हो रहा था। कहने को मेरे पापा का घर भी कोई बड़े आलीशान इलाके में नहीं था, लेकिन ऐसा इलाका भी नहीं था। मेरी माँ मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोली कि मुझे पता है तुम परेशान हो रहे होंगे, ये कैसा इलाका है, हम यहाँ पर कैसे रहेंगे, लेकिन कुछ वक्त हमें यहीं पर गुजारना होगा। उसके बाद मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी जगह पर घर लूँगी। वो मुझे एक घर के अंदर ले आई थी। वो मुझे एक घर के अंदर ले आई थी जो एक कमरे का था, छोटा सा बरामदा, किचन। मैं बिल्कुल खामोश हो गया था। अब मुझे चारपाई पर लेकर बैठते हुए बोली कि हमें यहीं गुजारा करना है, मुश्किलें आएंगी लेकिन सब कुछ संभालना होगा। मैं एकदम से बोला, ये घर आपको कैसे मिला? क्या आप रात को ये देखने आई थी? जबकि वो सर को ना हिलाते हुए बोली, बस कॉल पर ही सारी बातें हुई हैं। वो अंकल थे ना, उन्होंने ही मुझे ये घर दिलवाया है। अब बस हमें काम करना होगा और महीने के महीने किराया देना होगा। तुम किसी चीज़ की परवाह मत करो, बस तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना। मैंने पता करवाया है, यहाँ एक स्कूल भी है, छोटा सा स्कूल है, लेकिन मेरा बच्चा पढ़ेगा लिखेगा तो उसको कामयाबी मिल जाएगी। जबकि मैं कुछ नहीं बोला। मेरा दिल बहुत उदास हो गया था। मुझे ये घर, ये इलाका बिल्कुल पसंद नहीं आया। वक्त की रफ्तार न कभी रुक सकी है और ना कभी रुकेगी। मम्मी ने पूरा दिल लगाकर पूरा घर सेट कर लिया था। शाम तक मम्मी किचन में खड़ी होकर खाना बनाना भी शुरू हो गई थी। मैं थोड़ा हैरान भी हो रहा था कि दादी ने सिर्फ हमें सामान ले जाने की इजाज़त दी, पर मम्मी के पास पैसे कहाँ से आए? मेरा दिल किया कि उनसे ये सवाल पूछ लूं,
लेकिन मेरी उम्र इतनी कम थी कि मैं इस तरफ ध्यान नहीं दे पाया। कुछ ही देर के बाद वो खाना बना के कमरे में आ गई। कमरे में कोई खास सामान नहीं था, बस एक अलमारी और एक चटाई बिछी हुई थी। सर पर एक पंखा लगा हुआ था। उससे ज्यादा कमरे में कुछ भी मौजूद नहीं था। उन्होंने मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया और हम दोनों माँ बेटे इस चटाई पर गहरी नींद सो गए थे। अगली सुबह का सूरज बहुत तेज चमक रहा था। मम्मी मुझे लिए हुए सीधा करीब के स्कूल आई। वहां पर मेरी बातचीत करके मुझे बिठा दिया और खुद जॉब की तलाश में निकल गईं। पूरा दिन मैं घर पर अकेला ही रहा। खाने का सामान वो मुझे देकर गईं कि जब जब तुम्हें भूख लगे अपने लिए निकाल कर खा लेना। बाहर से मैं ताला लगाकर जा रही हूँ। मैं थोड़ा परेशान भी हुआ था कि उनके बिना इस अनजान से इलाके में और इस अनजान घर में कैसे रहूंगा, पर हालात का समझौता करते हुए मैंने चुप रहने में ही अच्छा समझा। शाम के वक्त मम्मी जब घर वापस आई, उनका चेहरा काफी मुरझाया हुआ सा था, बिल्कुल खामोश खामोश सी थी। मैंने एक दो बार उनसे पूछा भी कि नौकरी मिल गई, पर उन्होंने कोई खास जवाब नहीं दिया। फिर तकरीबन 2 घंटे के बाद उनको जैसे होश आया था, वो मेरे पास बैठी थी और मुझे देखते हुए बोली कि जॉब मिल चुकी है, लेकिन मुझे सुबह सुबह ही जाना होगा। अभी हम दोनों माँ बेटे तुम्हारा यूनिफॉर्म, किताब, जूते वगैरह लेकर आएंगे। फिर तुम सुबह से स्कूल शुरू कर लेना और मैं कल से ही जॉब। ठीक है। जबकि मैं एकदम से बोला, मम्मी आपको जॉब मिल गई, पर मैंने सुना है जॉब इतनी आसानी से नहीं मिलती है। आप इतना खर्चा मत करिए, अभी मैं घर के कपड़ों में चला जाऊंगा। मैंने सुना है स्कूल में इतनी जल्दी कपड़ों का मसला नहीं होता। जबकि मेरी माँ बोली, नहीं बेटा, मैं तुम्हें किसी चीज़ के लिए तरसते नहीं रखूंगी। मेरा बेटा जिस चीज़ पर हाथ रखेगा, तुम्हारी माँ वो चीज़ तुम्हें देगी। तुम्हारे पापा ने हमेशा तुम्हें ऐश की ज़िंदगी दी है, मैं भी तुम्हें एक भरपूर ज़िंदगी देना चाहती हूँ। उनकी बातों का मेरे पास अभी कोई जवाब नहीं था। मैं खामोशी रहा था। हम दोनों माँ बेटे थोड़ी देर के बाद ही बाजार चले गए थे। मेरे लिए जूते, बैग, किताबें, कॉपी, यूनिफॉर्म, मम्मी ने मेरे लिए बहुत कुछ खरीदा था। अगली सुबह वो मुझे स्कूल छोड़कर अपनी जॉब के लिए चली गई। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। केजी क्लास से मैं मैट्रिक तक पहुंच गया, लेकिन हमारा घर वही था और मम्मी की नौकरी भी सुबह ही शुरू होती थी। अब मुझे कुछ कुछ समझ आने लगा था। मैं अक्सर मम्मी से पूछता कि मम्मी आप क्या नौकरी करती हैं, पर उनके पास कोई जवाब ही नहीं होता था। एक बात थी, मेरी माँ पहले के हिसाब से काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। पापा के मरने के बाद उनकी हालत पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं रही थी। उनका चेहरा बदला बदला सा उदास सा लगता, जो कई बार मुझे तकलीफ पहुंचाता। मैं उनसे पूछता था कि आप मुझे बताइए, आप क्या नौकरी करती हैं, लेकिन बस इतना कहती कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती है, और वो कुछ भी क्या था मैं नहीं जानता था। मैट्रिक के बाद मैंने पार्ट टाइम जॉब शुरू कर दी। मेरा उठना बैठना एक वकील साहब के साथ था। उनको फाइल बनाकर देने में मैं मदद करता था। उनका असिस्टेंट कोई और था। बस मैं एक ऐसा इंसान था जो उनकी हर काम में मदद करता। बदले में हर महीने वो मुझे 5,000 रुपये देते थे, जिससे मेरा जेब खर्च निकल जाता। मम्मी मुझे गुस्सा करती थी कि तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, लेकिन मैं बहुत गैरतमंद था। अपनी माँ से अब पैसे मांगना मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैट्रिक हो गया था, इसलिए मैंने दिल ही दिल में सोचा कि मम्मी को अब नौकरी करने की इजाज़त नहीं दूंगा। नौकरी मैं खुद करूंगा, अपनी माँ को अब बैठकर खिलाऊंगा। पर मम्मी बाजी नहीं आती थी। हर रोज़ सुबह अपना बैग उठाए नौकरी पर चली जाती। वो कहाँ पर जाती थी, क्या काम करती थी, कुछ पता नहीं था। आज मैं उनसे लड़ने लगा कि आप मुझे अपने काम की जगह पर लेकर जाएं। आपकी हालत ऐसी होती जा रही है, कितनी कमज़ोर हो गई हैं आप। एक बार मैं आपके काम को समझना चाहता हूँ। मैं आपके सेठ से मिलना चाहता हूँ। आप जहाँ पर काम करती हैं, उस जगह को देखना चाहता हूँ। कम से कम मुझे पता तो चले कि मेरी माँ क्या काम करती है। ऊपर वाला ना करे किसी दिन आपकी तबीयत खराब हो गई तो मैं आप तक कैसे पहुँचूंगा? जबकि मेरी माँ ने मुझे बुरी तरह से डांट दिया और तुम मुझ पर शक कर रहे हो कि मैं कोई गलत काम करती हूँ। तुम समझते क्या हो अपनी माँ को? तुम बुरी नज़रों से देख रहे हो। जबकि मैं बुरी तरह से परेशान हो गया था कि नहीं मम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं। क्या हो गया है आपको? आप ही मेरा सब कुछ है। आपके बिना आपका बेटा अधूरा है। मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। आपकी ज़रा सी तकलीफ भी मुझे दर्द देती है। प्लीज़ आप मुझे एक बार दिखा दीजिए। लेकिन उन्होंने मेरी कोई बात भी नहीं सुनी, बल्कि उल्टा मुझे ही बुरी तरह से डांट दिया और खामोश कर दिया। उनकी डांट न जाने क्यों
मुझे काफ़ी चुप कर गई थी, इसलिए मैं चुप हो गया। वक्त और तेज़ी से गुजरता जा रहा था। 2 साल बाद मेरा इंटर भी पूरा हो गया। अब मैंने माँ के पाँव में बेड़ियाँ डाल दी थीं, यानी उन पर सख्ती से पहरे बिठा दिए थे कि आप किसी भी किस्म की नौकरी नहीं करेंगी। मैं अब जवान हो गया हूँ, काबिल हो चुका हूँ। मैं नौकरी करके आपको खिला सकता हूँ। ये जुड़े हुए हाथ देख लीजिए। बस आप जितना कर सकती थी आप कर चुकी हैं। जो करना होगा अब आपका बेटा करेगा। मेरी बात पर उन्होंने अपना काम छोड़ दिया था। मैंने बचपन से उनको नौकरी करते हुए देखा था, लेकिन आज तक समझ ही नहीं पाया वो क्या काम करती हैं। आज मामूल का ही दिन था, जब सुबह से मम्मी की तबीयत काफ़ी ख़राब सी लग रही थी। मैंने एक कंपनी में काम शुरू किया था। वहाँ पर किताबें बनाई जाती थी और मैं वहाँ पर एक सुपरवाइज़र था। मैंने बहुत कम वक्त में उस जगह में अपने पाँव जमा लिए थे। उस वकील के ज़रिए ही मेरी ये अच्छी नौकरी लगी थी, पर मैंने वकालत नहीं पढ़नी थी, इसलिए मैंने उनका साथ कुछ सालों बाद ही छोड़ दिया। मुझे यहाँ से काफ़ी भारी सैलरी मिलती थी, जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी काफ़ी सुकून से हो गई थी। सुबह जब मैं नाश्ता कर रहा था, मेरी नज़रें मेरी माँ पर ही थी, जो काफ़ी खामोश खामोश सी थी। मैं उनको देखते ही बोला कि क्या हुआ मम्मी, इतनी खामोश क्यों हैं? तबीयत ठीक है आपकी? वो मुझे अपने पास बुलाते हुए बोली कि इधर आओ, तुमसे कुछ बात करनी है। मैं खामोशी से उनके पास चला गया। नाश्ता वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ था। मेरी माँ मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी। उसको मैं हमेशा पहले नंबर पर रखता था। वो मुझे देखते हुए बोली कि मैंने ज़िंदगी में सब कुछ खो दिया। तुम्हारे पापा के बाद सिर्फ तुम ही मेरी दुनिया हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इतना कि मैं अपने हालात तुम्हें बता नहीं सकती। तुम्हारे लिए मैं पूरी दुनिया से लड़ सकती हूँ, लेकिन अब मेरा वक्त आ चुका है। मेरी तबीयत ऐसी नहीं है कि मैं ज़्यादा दिन जी पाऊंगी। इसलिए एक बात मैं तुम्हें आज बताना चाहती हूँ कि तुम हमेशा पूछते हो ना कि मैं क्या काम करती हूँ, मेरी क्या ज़िंदगी रह चुकी है। कई बार तुम्हारे दिमाग में ख्याल भी आता होगा कि तुम्हारे नाना ने भी, तुम्हारी दादी ने भी, तुम्हारे पापा के मरते ही मुझे क्यों निकाल दिया। तुम्हारे पापा मुझसे इतना प्यार क्यों करते थे, और तुम्हारे ननिहाल और दादी के घर वाले तुम्हें नाजायज़ औलाद क्यों कहते थे। मैंने सर हाँ में हिलाया और वो बोली कि मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलमारी के अंदर एक छोटा सा सुनहरे रंग का संदूक रखा होगा। मैंने उसमें अपनी पूरी जिंदगी लिखकर बंद कर दी है। जब तुम उसको खोलोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी माँ कौन थी, क्या करती थी, क्या जॉब थी, क्यों तुम्हें इस तरह के जुल्म सहने पड़े, क्यों मुझे निकाल दिया गया, क्यों मुझसे किसी ने कोई ताल्लुक नहीं रखा। वो कहती ही जा रही थी और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जबकि मैं बस खामोशी से उनको सुन रहा था। वो बोली कि शायद मेरे पास ये हफ्ता है या फिर ये महीना, मैं इस दुनिया से विदा हो जाऊंगी। मेरे मरने के बाद तुम अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। मेरा बैंक पैसों से भरा हुआ है। मैंने इतना पैसा जोड़ लिया है कि मेरे जाने के बाद मेरा बेटा उन पैसों के जरिए अपना घर भी ले सकता है, अपना बिजनेस भी शुरू कर सकता है। तो इस संदूक को जब खोलोगे तो तुम्हें उसमें चेक भी मिल जाएगा। तुम आसानी से वो पैसे निकाल कर अपनी ज़िंदगी शुरू कर सकते हो। मेरे जाने के बाद तुम रोना मत, बस इतना करना कि ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए मुस्कुराते रहना। मेरे दिल को सुकून मिलता रहेगा। उससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। मैंने एकदम से अपनी माँ को गले से लगा लिया था और रोते हुए बोला कि नहीं मम्मी, ऊपर वाला नहीं करे कि आपको कुछ हो। आपका साया मेरे सर पर हमेशा ऐसे ही रहे। ऊपर वाले के लिए आप ऐसी बातें मत करिए। मेरा दिल फट जाएगा, क्योंकि आपके सिवा मेरा है ही कौन। जबकि मेरी माँ ने कोई जवाब नहीं दिया था। मैं उनका बहुत ख्याल रखने लगा, पर उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा था। सिर्फ एक हफ्ते के बाद वो ये दुनिया छोड़कर चली गई और मैं बिल्कुल खाली हाथ रह गया था। ऐसा लगता था कि जैसे मेरी दुनिया ही खत्म हो गई, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मैं बहुत रोया था। उनसे लिपटकर मैंने खूब आंसू बहाए थे, पर वो नहीं उठी। मुझे वो वक्त याद आ रहा था जब मैं 7 साल का था और मेरी माँ मुझे गोद में लिए घर से निकल गई थी, अकेली, तन्हा, बेबस और रोती हुई। मेरे दोस्तों ने, मेरे काम वालों ने, मोहल्लेदारों ने मिलकर मेरी माँ का अंतिम संस्कार में साथ दिया। मैंने ना अपने नानी के घर वालों को बताया था और ना ही दादी के घर वालों को बताया कि मेरी माँ मर गई है। क्या फ़ायदा ऐसे लोगों को बताने का जिन्होंने जीते जी ही नहीं पूछा। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। ये घर मुझे काटने को दौड़ता था। अब मैं बिल्कुल अकेला हो गया। ठीक एक हफ्ते के बाद मुझे माँ की बात याद आई। वो सुनहरे संदूक, कुछ सोचकर मैंने उनकी अलमारी खोली, और जब मैंने उस संदूक को खोला तो लम्हे भर के लिए मैं हैरान हो गया। उसमें घुंघरू रखे हुए थे,
एक चेक मौजूद था और खत मौजूद था। मैंने खत निकाल कर खोला और जैसे जैसे मैं वो पढ़ता जा रहा था, मेरी आंखों से टप टप आंसू बहना शुरू हो गए। उसमें लिखा हुआ था कि मैं जानती हूँ, जब तुम इस खत को खोलकर पढ़ रहे होगे, मैं दुनिया में नहीं होंगी। ये खत मैंने अपनी जिंदगी के आखिरी हिस्से में लिखा। तुम मेरी पूरी दुनिया हो, तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने तुम्हारी खातिर एक बार फिर से इस गंदगी को चुन लिया जिससे तुम्हारे पापा ने मुझे निकाला था। मैं एक नाचने वाली थी, कोठे पर रहने वाली। लोग मेरे हुस्न के दीवाने थे। अगर तुम बदनाम गली में कभी गए और अपनी माँ का नाम लिया तो लोग तुम्हें तुम्हारी माँ के किस्से सुनाएंगे। लेकिन मैं तुम्हें कसम देकर मर रही हूँ, तुम उधर कभी नहीं जाना, कभी भी। मैंने अपनी सारी जिंदगी ऐसे ही गुजार दी। जो पैसे मैंने कमाए वो तुम्हारे लिए रखे हैं। हाँ, जानती हूँ तुम्हारे लिए पैसे ज़रूरी नहीं हैं, लेकिन याद रखना, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सपने देखे थे। मुझे यकीन है मेरा बेटा इन पैसों के ज़रिए कारोबार ज़रूर शुरू करेगा और उसका कारोबार ईमानदारी से लेकर चलेगा। मैंने कभी किसी मर्द का बिस्तर नहीं सजाया। तुम्हें तुम्हारे नाना नानी और दादी के घर वाले जो नाजायज़ कहते हैं, वो इसीलिए कहते हैं कि मैं तुम्हारे पापा के साथ शादी से पहले ही ताल्लुक़ में आ गई थी और तुम इस दुनिया में आ गए थे, जबकि हमने शादी कर ली थी। मेरे पापा ने मुझे बहुत समझाया था कि ये काम छोड़ दो, लेकिन पैसों का लालच इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता और मुझे भी कहीं का नहीं छोड़ा था। तुम्हारे पापा ने मुझे पसंद किया था और फिर वो प्यार कर बैठे थे। पूरी दुनिया मेरा साथ छोड़ चुकी थी, लेकिन तुम्हारे पापा ने नहीं छोड़ा। मैं जब प्रेग्नेंट थी और तुम पैदा होने वाले थे, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। डॉक्टर ने मना कर दिया था कि हम बच्चा पैदा नहीं कर सकते, पर मैं हिम्मत नहीं हारी थी और मैं तुम्हें दुनिया में लाई, सिर्फ यही सोचकर कि मेरा बेटा मेरा जैसा नहीं होगा, वो अपने बाप जैसा होगा, ईमानदार और एक बेहतर इंसान। मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारे लिए पूरे 1 करोड़ का चेक छोड़कर जा रही हूँ। ऊपर वाला तुम्हारे साथ है। आगे उनका नाम लिखा हुआ था। मैंने उनके घुंघरू को हाथ में लिया और अपना सर उस पर रखकर बहुत रोया। चेक पर नज़र गई तो मेरी हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई। मुझे आज समझ आया था कि मेरी माँ से सब इतनी ज़्यादा नफ़रत क्यों करते थे। काफ़ी देर रोने के बाद मैं खामोशी से वहीं पर बैठ गया। ज़िंदगी बहुत अजीब है। इंसान कौन है, क्या कर रहा है, उसको कुछ पता नहीं। और फिर मैंने उनके पैसों से अपना कारोबार शुरू किया। आज मैं कारोबार को बुलंदी पर ले गया हूँ, पर मुझे वो सुकून नहीं मिलता, वो राहत नसीब नहीं होती जो मुझे मेरी माँ के साथ होती थी। मैं रोज़ उनको याद करके रोता हूँ। उनकी आत्मा की शांति के लिए पूजा भी करवाता हूँ और ऊपर वाले से कहता हूँ कि उन्हें माफ़ कर देना। जो गुनाह, जो पाप उन्होंने किए, उनको माफ़ करना। अब ऊपर वाला ही जानता है कि उनकी क्या हालत संवर गई है या उजड़ गई है। उस दिन से लेकर आज तक मैंने खुद को कभी पहले वाला नहीं पाया। चाहे दुनिया मुझे कितना भी कामयाब कहे, कितना भी बड़ा बिजनेसमैन खड़ा हो जाए, मेरे अंदर एक अजीब सी खाली जगह थी जो कोई भी भर नहीं पाया। माँ की मौत ने मेरे अंदर जैसे सब कुछ तोड़ दिया था। मैं अक्सर रात के उस वक्त उस सुनहरे संदूक के पास बैठ जाता। घुंघरू को हाथ में लेकर यूं महसूस होता था जैसे माँ अभी भी कहीं पास ही खड़ी हो और कह रही हो कि मेरा बेटा, तू रो मत, मैं तेरे साथ हूँ। पर सच ये था कि वो नहीं थी और इस दुनिया में उनसे ज़्यादा मेरा कोई भी नहीं था। माँ के जाने के बाद मैंने खुद को सिर्फ एक ही चीज़ में झोंक दिया था, काम। सुबह से लेकर रात तक बस काम करता था। लोग कहते कि मैं बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन उन्हें क्या पता, मेरे अंदर आगे बढ़ने की कोई खुशी नहीं थी, बस एक भागना था, यादों से, दर्द से और उस खामोशी से जो घर की हर दीवार पर चिपकी रहती थी। एक दिन ऑफिस से लौटते हुए मेरी मुलाकात एक बुजुर्ग अंकल से हुई। वो सड़क किनारे बैठे ठंडी हवा में खुद को सहमा रहे थे। कपड़े झुर्रीदार, शरीर कमज़ोर और चेहरा ऐसा जैसे कई रातों से नींद और खाना दोनों से दूर हों। पता नहीं क्यों मैं उनके पास जाकर खड़ा हो गया और पूछा, आपको घर जाना है, मैं छोड़ दूं? उन्होंने मेरी तरफ देखकर सिर्फ इतना कहा कि बेटा, घर तो है, पर वहाँ कोई इंतज़ार नहीं करता। ये बात सुनकर न जाने क्यों मेरा दिल जोर से धड़का। अचानक मेरी माँ का चेहरा सामने आ गया था। वो भी तो यही कहती थी कि मेरा कोई नहीं, सिर्फ तू है। मैंने उस बुजुर्ग को घर छोड़ दिया, पर उनके चेहरे का अकेलापन मेरे दिल पर जैसे लकीर बन गया। उस रात माँ के घुंघरू के पास बैठकर मैंने खुद से एक वादा किया कि मैं किसी माँ, किसी बुजुर्ग, किसी बच्चे, किसी भी इंसान को अकेलेपन में तड़पने नहीं दूंगा। जिस दर्द ने मुझे तोड़ा वो मैं और किसी को नहीं दूंगा। यही बात मेरे लिए ज़िंदगी का नया रास्ता बन गई और मेरे पास पैसा था, अकल थी
और माँ के आशीर्वाद का सहारा था। मैंने धीरे धीरे अपना बिजनेस बढ़ाते हुए एक बड़ा आश्रम केंद्र बनवाया, बुजुर्गों के लिए, उन बच्चों के लिए जिनके पास कोई नहीं, उन औरतों के लिए जिन पर जिंदगी ने वही जुल्म ढाए थे जो कभी मेरी माँ ने झेले थे। लोग पूछते थे कि तुम इतनी मदद क्यों करते हो, दुनिया में इतना दर्द है, सबका बोझ क्यों उठा रहे हो। मैं बस हल्की मुस्कान देता और कहता, क्योंकि एक माँ थी जिसने अपने बेटे के लिए पूरी दुनिया अकेले उठाई थी। धीरे धीरे मेरी पहचान बदलती गई। मैं बड़ा बिजनेसमैन नहीं, बल्कि एक मददगार कहलाने लगा, और मुझे यही ठीक लगता था। हर महीने की पहली तारीख को मैं माँ की याद में मंदिर में प्रसाद चढ़ाता, बस एक ही प्रार्थना के साथ कि ऊपर वाला मेरी माँ की गलती बड़ी रही हो या छोटी, उसे माफ कर देना, उसके हिस्से की सारी सजा मेरे हिस्से में लिख दे, पर उसे चैन दे देना। और शायद मेरी यही प्रार्थना पूरी भी होती थी, क्योंकि कई बार रात को ऐसा लगता जैसे कोई मेरे सर पर हाथ फेर रहा हो, बिल्कुल वैसे जैसे मेरी माँ करती थी। वक्त के साथ मेरा दिल भी थोड़ा सुकून पकड़ने लगा था, लेकिन मेरी माँ की यादें वो कभी कम नहीं हुई, बस मेरी मुस्कुराहट में छिप गई। आज भी जब कोई औरत आंसू भरकर अपना दर्द बताती है, या कोई बच्चा बिन माँ बाप के मेरे पास आकर गले लग जाता है, तो मैं यूं महसूस करता हूँ जैसे मैं अपने बचपन को वापस सीने से लगा रहा हूँ। और तब मैं बस इतना कहता हूँ कि अब डरो मत, मैं हूं ना। जैसे मेरी माँ मेरे लिए थी, वैसे मैं तुम्हारे लिए हूँ। समय गुजरता गया और मेरी जिंदगी उस सुनहरे संदूक के इर्द गिर्द ही रहने लगी। हर सुबह मैं उठकर माँ के घुंघरू को हाथ में लेता, माथे से लगाता और फिर अपने दिन की शुरुआत करता। मुझे लगता था जैसे माँ मुझे हर कदम पर देख रही हो। कुछ ही सालों में मेरा कारोबार बहुत बड़ा हो गया था। शहर में मेरे नाम से लोग काम मांगते थे। हर कोई कहता था कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, इतना बड़ा बिजनेसमैन, इतनी इज्जत और इतना पैसा। लेकिन काश वो जानते कि जिस वक्त मैं सबसे ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता हूँ, उसी वक्त मेरा दिल सबसे ज़्यादा टूट रहा होता है। घर लौटकर जब दरवाज़ा खोलता हूँ, तो एकदम खामोशी मुझे घेर लेती है, जैसे दीवारें मेरी आंखों में झांक कर पूछती हों कि किधर है वो जिसके लिए तू ये सब कुछ कर रहा है। मैं अंदर जाता हूँ और पहली चीज़ जो करता हूँ वो है माँ के घुंघरू उठाना। उन्हें हथेली पर रखकर महसूस करता हूँ जैसे माँ अभी भी यहीं हो। उसी दौरान मेरी जिंदगी में एक नया मोड़ आया, जिसने मुझे फिर से खुद से मिलवाया। एक दिन आश्रम केंद्र में एक बुजुर्ग औरत आई। उनका नाम सितारा था। उम्र लगभग 60 के करीब होगी, लेकिन आंखों में ऐसा दर्द कि कोई भी देखे तो दिल तक कांप जाए। जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने सर झुकाकर कहा कि बेटा, क्या मैं यहाँ पर रह सकती हूँ? मैं किसी के काम की नहीं रही, कोई मेरा नहीं रहा। मैं भी समय की मार खाकर यहाँ तक पहुँची हूँ। उनकी आवाज़ सुनकर पता नहीं क्यों मेरा दिल भर आया था। मैं उन्हें ध्यान से देखता रहा। उम्र के साथ चेहरे पर गहरी झुर्रियाँ थी, लेकिन उन झुर्रियों में मुझे कहीं न कहीं अपनी माँ का चेहरा नजर आने लगा। मैंने बिना कुछ पूछे उनसे कहा कि ये घर आपका है, जितना चाहे यहाँ रहिए। उन्होंने मेरी तरफ देखा तो ऐसा लगा जैसे उनकी आंखों में पहली बार किसी ने यकीन भरा हो। उस दिन से वो हर रोज मुझे आशीर्वाद देती थी, और पता नहीं क्यों जब भी वो मेरे सर पर हाथ फेरती, मेरा दिल भर आता था। एक दिन उन्होंने मुझे खाना खिलाते हुए कहा कि तुमने शादी क्यों नहीं की बेटा? जिंदगी अकेले कैसे काटते हो? तुम्हारे इतने कामयाब होने पर भी घर में कोई नहीं है। माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, पर एक साथी का होना जरूरी है। मैं थोड़ा मुस्कुराया और धीमे से बोला कि माँ चली गई, उसके बाद किसी की जरूरत ही नहीं लगी, और फिर डर लगता है। लोग सिर्फ पैसा देखते हैं, दिल नहीं। सितारा जी ने सर हिलाया और बोली, नहीं बेटा, हर कोई ऐसा नहीं होता। दुनिया टिकी ही अच्छे लोगों पर है, बस फासले कम करने की देर होती है। तुम भी किसी को मिलने दो, शायद तुम्हें कोई मिल जाए। उस दिन उनकी बात मेरे दिल पर लगी। मैं रात भर सो नहीं पाया, सोचता रहा कि क्या माँ चाहती होंगी कि मैं जिंदगी ऐसे ही अकेला काट दूं? क्या वो चाहती होंगी मैं सिर्फ उनके घुंघरुओं से बात करता रहूं? शायद नहीं। वो हमेशा चाहती थी कि मैं एक अच्छी जिंदगी जीऊं, खुश रहूं, और कोई हो जो मेरे अकेलेपन को समझे। समय गुजरता गया और मैं अपने कामों के बीच भी कहीं ना कहीं अंदर से चाहता था कि शायद कोई हो जो मेरी माँ की कमी को नहीं भर सके, पर मेरे साथ खड़ा तो हो। एक दिन आश्रम केंद्र में एक नई टीचर आई। उसका नाम आराध्या था। बहुत नरम स्वभाव की लड़की, बच्चों को पढ़ाती थी, और सबसे ज्यादा वो उन बच्चों पर ध्यान देती जिनके पास कोई नहीं था। वो बच्चों से ऐसे मिलती जैसे उनमें कहीं अपना अतीत ढूंढती हो। धीरे धीरे उसकी हंसी और उसके शब्द आश्रम के माहौल को बदलने लगे। बच्चे उसे माँ जैसी मोहब्बत देने लगे,
और उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सा सुकून रहता था। मैंने उससे बातचीत शुरू की और हर बात में बस एक ही चीज़ महसूस हुई कि उसके अंदर भी कोई टूटा हुआ हिस्सा है। एक दिन मैंने उससे पूछा, आराध्या, तुम्हारी जिंदगी में कोई है? उसने सर झुका लिया और बोली, था, पर उसने छोड़ दिया। मुझे समझ नहीं आया, पर उसकी आंखें कह रही थी कि उसने बहुत कुछ झेला है। धीरे धीरे हम बात करने लगे और एक दूसरे को समझने लगे। शायद हमारी कहानियां दर्द से भरी हुई थी, इसलिए हम इतना जल्दी एक दूसरे को समझ पा रहे थे। फिर एक दिन शाम को मैं आश्रम की छत पर बैठा हुआ था। माँ का घुंघरू हाथ में था और अचानक आराध्या वहां आकर बैठ गई। उसने घुंघरुओं को देखा और पूछा, ये क्या है? मैंने उसे सब कुछ बताया, माँ की जिंदगी का हर पन्ना, उनका दर्द, उनका प्यार और उनका जाना, सब। जब मैं बोल रहा था तो वो चुपचाप सुनती चली गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा कि आपकी माँ बहुत बहादुर थी और आप उनकी सबसे बड़ी जीत हैं। उस एक वाक्य ने जैसे मेरे अंदर की सारी गांठें खोल दी हों। मैं पहली बार माँ की मौत के बाद किसी के सामने रोया। वो चुपचाप मेरे पास बैठी रही, बिना कुछ कहे, और बस मेरा हाथ पकड़ लिया। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि शायद ऊपर वाला किसी को मेरी जिंदगी में भेज रहा है, कोई ऐसा जो मेरे दर्द को सिर्फ सुने नहीं बल्कि महसूस भी करे। कुछ महीनों बाद हम बहुत करीब आ गए थे। वो मेरी माँ का जिक्र ऐसे करती जैसे वो उन्हें बरसों से जानती हो। मैं हर बार हैरान हो जाता था और सोचता था कि माँ होती तो आराध्या को देखकर कितना खुश होती। एक दिन मैंने सितारा जी के सामने अपनी बात रखी। मैं उनसे बोला कि मुझे लगता है कि मुझे आराध्या पसंद है, वो मेरी जिंदगी में सुकून लाती है, पर मुझे डर लगता है कि अब मेरी माँ की जगह कोई और ले सकता है। सितारा जी ने मेरी तरफ देखा और गर्दन हिलाकर बोली कि बेटा, माँ की जगह तो कोई नहीं ले सकता और ये कोई नहीं चाहेगा, तुम खुद भी नहीं, पर जिंदगी में कोई हो जो तुम्हारी माँ की कमी समझे, वो कमी भरे। नहीं, बस उसके होने से तुम्हें जीने की वजह मिले, इतना ही काफ़ी है। उनकी ये बात मेरे दिल में उतर गई। उसी शाम मैंने माँ के घुंघरू हाथ में लिए और मन ही मन कहा कि माँ, अगर आप चाहती हैं कि मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ूँ तो मुझे कोई निशानी दे देना। पता नहीं कैसे, पर उसी वक्त तेज़ हवा चली और वो घुंघरू मेरी हथेली से गिरकर ज़मीन पर टन की आवाज़ से बज उठा। मैं समझ गया कि माँ ने मुझे इजाज़त दे दी है। कुछ दिनों के बाद मैंने आराध्या को मंदिर के बाहर रोककर कहा कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। उसने हल्की सी मुस्कान दी और बोली कि हाँ, कहिए। मैंने थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला कि क्या तुम मुझे अपनाओगी, मेरे पूरे अतीत के साथ, मेरी माँ के दर्द के साथ, मेरी टूटी हुई जिंदगी के साथ। उसने बिना पल के झपकाए कहा कि हाँ, क्योंकि टूटे हुए लोग ही किसी के दर्द को सबसे ज्यादा महसूस कर पाते हैं। उसी दिन से हमारी जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया। कुछ महीनों के बाद हमने एक छोटे से फंक्शन में शादी कर ली, मंदिर के सामने। कुछ बुजुर्ग, कुछ बच्चे, कुछ सहारा ढूंढते लोग, और सितारा जी के आशीर्वाद के साथ जब आराध्या ने घर में कदम रखा तो मैंने उसे सबसे पहले वो सुनहरा संदूक दिखाया और कहा कि ये मेरी माँ का आखिरी सहारा है, ये मेरी बुनियाद है। उसने उसे माथे से लगाकर कहा कि आपकी माँ आज भी इस घर में है और रहेंगी। और उस दिन ऐसा लगा जैसे मेरा घर फिर से घर बन गया हो। दीवारें बोलने लगी, खामोशी मुस्कुराने लगी, हवा में एक हल्की सी मिठास पैदा हो गई और मुझे लगा कि जैसे माँ कहीं ऊपर से मुस्कुरा रही है। आज मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है। मैं आश्रम केंद्रों की संख्या बढ़ा चुका हूँ, कई बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाता हूँ, कई औरतों को काम दिलवाता हूँ, बुजुर्गों को सहारा देता हूँ और हर रात माँ की याद में वो घुंघरू देखता हूँ। उनकी तस्वीर के सामने दीपक जलाकर कहता हूँ कि माँ, तुम्हारे बेटे ने तुम्हारी सारी मेहनत का बदला चुका दिया। तुमने जिस दिन दुनिया से लड़कर मुझे जिंदा रखा था, मैं आज उसी दुनिया में लोगों को जिंदा रख रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात कि मैं अब अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ आराध्या है और माँ का आशीर्वाद है। और जब भी आकाश की तरफ देखता हूँ मुझे यकीन होता है कि माँ वहीं कहीं बैठकर अपने बेटे को देख रही है और मुस्कुरा रही है, जैसे कह रही हो कि मेरा बेटा आखिरकार कामयाब हो गया, सिर्फ पैसे में नहीं, दिल में, इंसानियत में और मोहब्बत में। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।